नमस्कार मित्रों, आपका डॉक्टर आलोक चांठिया AIRONDF चैनल पर स्वागत है। विज्ञान और समाज की इस श्रृंखला में मैं आज फिर से आपसे रक्त यानी शोणित यानी खून यानी ब्लड से बात आरंभ करके समाज तक ले जाऊंगा। एक छोटी सी बात लेकिन महत्वपूर्ण बात। कल मैंने जहां आपसे अपने वीडियो में बताया था कि मानव में 36 तरह के रक्त समूह होते हैं, वहां आज सिर्फ उसी ABO रक्त समूह पर बात करूंगा जिसको कोई ना ABO रक्त समूह कहता है, ना ही कोई दूसरे नाम से कहता है। केवल सामान्य अर्थ में हर व्यक्ति कहता है कि शरीर खून से चलता है, शरीर रक्त से चलता है। पूरी जो परिसंचरण प्रणाली है वह रक्त से चलती है, और उसी रक्त पर जब हम सूक्ष्म रूप से देखते हैं तो हमें ठीक उसी तरह से, जैसे जब हम बात करते हैं मानव के उस जैविक नाम की जिसके कारण हम आप सभी होमो सैपियंस सैपियंस कहलाते हैं या मानव कहलाते हैं, वह मानव जब सांस्कृतिक आधार पर परिभाषित होता है तब वह भिन्न भिन्न धर्म, जाति और स्तरीकरण पर अपने श्रम के आधार पर विभाजित मानव के रूप में दिखाई देता है। लेकिन समेकित रूप से समुच्चय में हमेशा हम मानव ही कहलाते हैं। क्या मानव का यह वर्गीकरण, स्तरीकरण बेकार की बात है? क्या वास्तव में हम एक ही तरह की स्थिति में पूरी पृथ्वी पर रहने वाले या किसी देश में रहने वाले लोग खड़े हो सकते हैं? यह बात हमको समझनी होगी रक्त के आधार पर। जी हाँ, मैं अखिल भारतीय अधिकार संगठन की तरफ से, चूँकि मानवाधिकार सिर्फ विधि का विषय नहीं है, सिर्फ संविधान का विषय नहीं है, न्यायालय का विषय नहीं है, बल्कि मानवाधिकार उस गरिमापूर्ण जीवन में समाहित कर्तव्य का भी विषय है, जिसके आधार पर यह मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको सूक्ष्म रूप से उस दिशा की ओर ले जाऊं जहां पर आप यह समझ सकें कि क्या वास्तव में समाज में होने वाले जो घृणा, ईर्ष्या आदि जैसे विषय आर्थिक आधार पर, सामाजिक आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर हैं, उनका क्या अर्थ है और क्या वह विज्ञान के आधार पर समझे जा सकते हैं। आप और हम सभी जानते हैं, जैसा कि मैंने अपने वीडियो के पहले में कहा, कि हम जब भी बात करते हैं तो हम कहते हैं मानव का शरीर रक्त से चलता है। और जितने भी लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, हम सभी जानते हैं कि हमारा शरीर का जितना भी वेट है उसका 8% हमारे शरीर में रक्त होता है। कैलकुलेट आप कर लीजिएगा। लेकिन इस रक्त में अगर आप इसको बाहर निकाल के थोड़ी देर रख दें तो आपको रक्त की, अगर एक परख नली में रख दें तो आपको नीचे लाल लाल कणिकाएं दिखाई देने लगेंगी, ऊपर एक पीला द्रव दिखाई देगा जिसे प्लाज्मा कहते हैं। जो नीचे की लाल रक्त कणिकाएं आपको दिखाई दे रही हैं, लाल रक्त कणिका ही नहीं होती है। लाल रक्त कणिका जिसे एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, रेड सेल्स आप कहते हैं, उनका काम सिर्फ क्या है कि वह ऑक्सीजन को ले जाएंगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर लाएंगी, इसके अलावा पोषण तत्वों को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाएंगी। लेकिन एक दूसरी, जिसे आप रक्त कहते हैं, उसमें एक दूसरी महत्वपूर्ण कणिका होती है जिसे WBC कहते हैं, वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, या श्वेत रक्त कणिका जिसे ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। इनका काम है शरीर में प्रतिरोधक क्षमता पैदा करना, या शरीर में बाहर से बैक्टीरिया या वायरस के आक्रमण से हमारी रक्षा करती हैं। ये वही वाइट सेल्स हैं जो हमारे शरीर में एंटीबॉडीज़ पैदा करती हैं, और इन एंटीबॉडीज़ को एक्टिवेट करता है हमारे मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस नाम का एक ग्रंथि है, जिससे निकलने वाला ACTH हार्मोन, एड्रेनोकार्टिक ट्रॉपिक हार्मोन, इस WBC को एक्टिवेट करता है, जिससे एंटीबॉडी पैदा होती है, हमारे शरीर रक्षा प्रदान करता है। एक और महत्वपूर्ण
कणिका होती है जिसे आप प्लेटलेट्स कहते हैं, जो रक्त को थक्का जलाने में काम आता है। और इधर के कुछ सालों में आपने देखा होगा डेंगू, जिसे आप हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी जानते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो हमारी जो प्लेटलेट्स हैं उनकी संख्या कम हो जाती है। जब ये 150 से नीचे आती हैं और ख़ास तौर से उससे ज़्यादा नीचे होती हैं तो यह हमारे शरीर में रक्त को थक्का बनाने का काम बंद हो जाता है और हमारे जीवन का संकट पैदा हो जाता है। इस बात से आपको यह समझना चाहिए कि प्रकृति के नियम में या प्राकृतिक चयन में या प्राकृतिक सिद्धांत में, प्राकृतिक विज्ञान में, प्रकृति ने स्वयं ही रक्त को समुच्चय के रूप में रखते हुए भी यह निर्धारित किया कि गुणों के आधार पर भी रक्त का वर्गीकरण होगा। उस रक्त में रेड सेल्स अलग कारणों से जानी जाएंगी, वाइट सेल्स अलग कारणों से जानी जाएंगी, प्लाज्मा अलग से जानी जाएंगी। क्या कारण है कि प्रकृति ने एक ही तरह के गुण में सभी निहित नहीं किया। जहाँ पे रेड सेल्स को पोषण के लिए, ऑक्सीजन को ले जाने के लिए जिम्मेदारी प्रकृति के द्वारा प्रतिरक्षण प्रणाली में उपस्थित की गई, परिसंचरण प्रणाली में, रक्त के प्रवाह में, वही काम WBC वाला भी उसे दिया जा सकता था। लेकिन यह एक प्राकृतिक गुण है कि संपूर्ण कार्य प्रणाली एक ही व्यक्ति द्वारा नहीं हो सकती। और यहीं पर आकर आपको श्रम की बात समझनी होगी। जैसे एक रक्त में सारे गुण एक साथ एक ही रक्त कणिकाओं में नहीं हो सकते, ऐसे मानव समाज में भी सारे गुण एक ही व्यक्ति के आधार पर सभी व्यक्तियों में समान रूप से नहीं हो सकते। और यही कारण है कि हर व्यक्ति अपने अपने अंदर समाहित गुणों के आधार पर समाज में प्रतिष्ठित होता है, समाज में रहता है। इस आधार पर जैसे जहाँ पर WBC का रोल है वहाँ पर RBC का कोई रोल नहीं है, जहाँ पर प्लेटलेट्स का है वहाँ पर WBC का। वो अपने काम ज़रूर कर रही हैं, लेकिन जब प्लेटलेट्स की ज़रूरत है तो प्लेटलेट्स ही चाहिए। ठीक इसी तरह समाज के श्रम विभाजन में जिस तरह के गुणों को लेकर मानव सामने प्रस्तुत होता है, उस समय विशेष पर उसको वही वाले गुण का व्यक्ति प्रस्तुत करना होगा। और इसलिए जो यह झगड़ा चलता है हम लोगों के द्वारा समाज में कि हम सभी लोग समानता के मौलिक अधिकार पर क्यों नहीं समान हैं, निश्चित रूप से कोई भी व्यक्ति अपने कार्य कारणों के प्रभाव में अपने अंदर वह गुण पैदा कर सकता है। क्योंकि आपको एक बात बहुत अच्छी बताऊं कि जो आपका ब्लड ग्रुप है वह भी एक लंबे अंतराल के बाद जीनिक लेवल पर परिवर्तित हो जाता है, लेकिन वह एक जीवन में नहीं, काफ़ी लंबे समय, 10वीं पीढ़ी 20वीं पीढ़ी के बाद वह रक्त चेंज होता है। लेकिन मानव अपने ही जीवन में अपने कार्य प्रणाली से अपने कार्यों को परिवर्तित कर सकता है। इसलिए इस आधार पर कि अमीरी गरीबी बढ़ी है या फिर कोई व्यक्ति को कम आंका जा रहा है, ज़्यादा आंका जा रहा है, इसमें उस प्राकृतिक लक्षण को भी देखना चाहिए। क्या आपने कभी अपने अंदर उपस्थित उन लक्षणों को महसूस किया है? आप फेरो कहता है कि पृथ्वी पर जितने मनुष्य हैं सभी में समान मस्तिष्क होता है या कपालधारिता होती है। अगर कपालधारिता सबकी समान है तो उसका उपयोग न कर पाना हमारी परिस्थिति, हमारे पोषण सभी पर निर्भर करता है। और यही कारण है कि जैसे रक्त एक है लेकिन उसके अंदर के कंपोनेंट्स अलग अलग हैं, ऐसे मानव तो जैविक आधार पर एक है, 46 गुणसूत्र का धाता है, लेकिन अपने गुणों के आधार पर कहीं वह RBC कहलाएगा, कहीं WBC कहलाएगा, कहीं प्लेटलेट्स कहलाएगा। और सभी के महत्व को समझना होगा। सामान्य रूप में जितने मानव हैं सभी उस प्लाज्मा के रूप में हैं जो रक्त में मौजूद है। सामान्य अर्थ में प्लाज्मा के रूप में ही मानव होता है, लेकिन उस प्लाज्मा में हमारे गुण हमें कहीं रेड सेल्स के रूप में स्थापित करते हैं, कहीं WBC के, कहीं प्लेटलेट्स। तो जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि जैसे प्लाज्मा रक्त में है, आपको मालूम है कि जो रक्त है उसका 55% प्लाज्मा होता है
और उस 55% का 92% जल होता है। ठीक किसी तरह से पृथ्वी पर जितने मनुष्य हैं सब समान हैं, और समान अर्थों में वो 55% सामान्य मनुष्य की तरह ही रहेंगे। यही कारण है कि किसी भी समाज में, किसी भी देश में एक सामान्य मानव सबसे ज़्यादा दिखाई देते हैं, जो उन विशिष्ट मानवों से ज़्यादा होते हुए भी हमेशा उस स्थिति में नहीं जाते हैं। प्लाज्मा सबसे ज़्यादा है, और उस प्लाज्मा में 92% पानी है। ऐसे ही समाज में प्लाज्मा के रूप में जो मानव बिखरा है, जो संख्या में सामान्य मानव के रूप में ज़्यादा है, उसमें भी सबसे ज़्यादा वो मानव हैं जो सिर्फ प्राथमिक स्तर पर खड़े होकर आदमी के रूप में केवल मानव होकर जी जाते हैं, जिन्हें आप श्रमिक कहते हैं, जिन्हें आप दबे कुचले कहते हैं। जैसे प्लाज्मा में 92% पानी है जो आवश्यक तत्व है उसका, ऐसे ही मानव में भी 92% प्लाज्मा के रूप में जितने मानव हैं वो सब मानव हैं, लेकिन उसमें भी 92% वो मानव हैं जो बिल्कुल निष्क्रिय होकर सिर्फ मानव बनकर रह जाते हैं, और जिनके लिए मानवाधिकार के स्तर पर हम इतनी लड़ाई लड़ रहे हैं कि उनकी निष्क्रियता को हम ऊपर लाना चाहते हैं। हम उन्हें उस निष्क्रिय मानव से उस 55% वाले प्लाज्मा के अनुरूप, जो जैसे 55% प्लाज्मा है, 45% में वह रक्त कणिकाएँ होती हैं, जिसमें लाल रक्त कणिका, वाइट सेल्स और प्लेटलेट्स होती हैं। आज सारी लड़ाई इसी बात की है कि उस 45% में सभी मानव क्यों नहीं दिखाई देते हैं, जबकि यह प्राकृतिक सिद्धांत है कि चाहे जितना आप प्रयास कर लें, जैसे रक्त में 55% प्लाज्मा रहेगा ही रहेगा, ऐसे किसी भी देश, किसी भी संस्कृति में 55% यानी अधिकतम, प्रजातंत्र के अर्थ में देखें तो 50 से ऊपर अगर है तो वह बहुसंख्यक हैं। बहुसंख्यक हमेशा प्लाज्मा के रूप में एक सामान्य मानव के रूप में रहेगा, और उन सामान्य मानव के अतिरिक्त 45% जो होंगे वह असाधारण और विशिष्ट मानव होंगे। लेकिन जो ये 55% मानव बहुसंख्यक में हैं, इसमें भी 92% मानव वो होंगे जो प्लाज्मा के पानी की तरह सिर्फ मानव होने के संकेत में रहेंगे, और इसी संकेत में होने वाले मानव के लिए हम लड़ते हैं, मानवाधिकार की बात करते हैं। कभी आप सोच कर देखिए कि क्या प्रकृति के इस सिद्धांत पर मानव का संपूर्ण जीवन नहीं चल रहा है, और हम लाख चाहें लेकिन हम इस प्रकृति के सिद्धांत के विपरीत किसी भी देश में, किसी भी कालखंड में मानव को एक समान स्तर पर, क्या इस तरह के रक्त की आप कल्पना कर सकते हैं जिसमें प्लाज्मा हो ही ना, केवल लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका और प्लेटलेट्स ही 100% हो? या फिर क्या आप ये कल्पना कर सकते हैं कि सिर्फ प्लाज्मा हो और कोई रक्त कणिकाएं ही ना हो, सब जगह केवल प्लाज्मा प्लाज्मा दिखाई दे? नहीं हो सकता है, क्योंकि रक्त के अपने विशिष्ट गुण हैं, और उन विशिष्ट गुणों के कारण ही शरीर संचालित होता है। ऐसे कोई भी समाज, कोई भी राज्य संचालित तभी होगा जब उन विशिष्ट गुणों के समन्वय से सब कुछ चलेगा। जैसे रक्त में प्लाज्मा भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसी के अंदर लाल रक्त कणिका है, श्वेत रक्त कणिका और प्लेटलेट्स। ठीक उसी तरह से समाज में भी जो बहुसंख्यक हैं, उन्हीं के बीच में वो विशिष्ट लोग होंगे, और उनके द्वारा ही, उनके उस प्लाज्मा रूपी मानव के बीच में ही वह विशिष्ट मानव समाज को गति देते हैं, दिशा देते हैं, जिसका प्रभाव जैसे रक्त कणिकाओं का प्लाज्मा पे पड़ता है, प्लाज्मा का रक्त कणिका पे पड़ता है, ऐसे समाज के उन बहुसंख्यक लोगों का जो या तो सामान्य है या निष्क्रिय मानव के रूप में हैं, जिनको लेकर हम मानवाधिकार हनन की बात करते हैं, हम जिनके न्यूनतम आवश्यकताओं की बात करके मानवाधिकार के लिए लड़ते हैं, उन सब को हमें इस प्राकृतिक सिद्धांत के आधार पर जब हम समझेंगे, तब हम यह समझ पाएंगे कि क्या कारण है कि प्रकृति कभी भी, किसी भी स्थिति में मानव को संपूर्णता में एक जैसा नहीं होने देती। समुद्र में रहने वाले संपूर्ण जीव जंतु भी समानता के स्तर पर एक ही तल पर नहीं रह सकते। एक ही शरीर और बनावट का होते हुए भी
दो शेर भी शारीरिक शक्ति में भिन्न होते हैं, इसीलिए एक का आधिपत्य होता है, दूसरे को जंगल छोड़ना पड़ता है। चाहे शारीरिक शक्ति हो, चाहे मानसिक शक्ति हो, चाहे शैक्षिक शक्ति हो, चाहे आर्थिक शक्ति हो, चाहे सांस्कृतिक शक्ति हो, चाहे धार्मिक शक्ति हो, किसी न किसी आधार पर मानव में वर्गीकरण दिखाई ही देगा। और सामान्य मानव के बीच में और निष्क्रिय मानव के बीच में यही वर्गीकृत मानव हमेशा से समाज को चलाते रहे हैं, चलाते रहेंगे। उनके बीच में कुछ अंदर आएंगे, कुछ बाहर जाएंगे। जैसे पानी में ब्राउनियन मोशन होता रहता है, ठीक उसी तरह से ये विशिष्ट मानव सामान्य मानव के अंतर्द्वंद के कारण केवल मानव परिवर्तित होते रहते हैं। लेकिन यह सत्य है कि जैसे रक्त में प्लाज्मा सबसे ज़्यादा होता है, ऐसे सामान्य मनुष्य सबसे ज़्यादा होते हैं। और जैसे प्लाज्मा में 92% पानी होता है, ऐसे ही सामान्य व्यक्तियों में वह 92% लोग होते हैं जो सिर्फ इस अनुभूति में होते हैं कि हम मनुष्य हैं। उन्हें किसी भी आविष्कार, किसी भी संपन्नता से कोई मतलब नहीं होता। वह किसी तरह से जी लेने में ही विश्वास रखते हैं। लेकिन हम उन्हीं की बात करके मानवाधिकार की बात करते हैं। रक्त के साथ समाज के इस विश्लेषण को क्या आप समझ रहे हैं? क्या आपको लगता है कि इसमें कुछ अर्थ है? अगर है तो आप अपना कमेंट ज़रूर लिखें, ताकि मैं आलोक शांटिया अपने अगले वीडियो में आपके कमेंट्स पर कुछ सार्थक बातें कर सकूं। नमस्कार।